चलिए आज फिर हम यहाँ पे हिमांक अवनमन के बारे में जानते हैं। हिमांक अवनमन क्या है करके, और फिर ये कैसे होता है, इसमें क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके बारे में फिर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हिमांक अवनमन को अगर हमको जानना है तो हिमांक को समझाना पड़ेगा। हिमांक क्या होता है वो जानना पड़ेगा हमको। तो हिमांक हम जानते हैं, सामान्यतः जानते हैं, किसी भी ठोस पदार्थ को द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के लिए जितनी ताप की आवश्यकता होती है हम उसको हिमांक कहते हैं उसका। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि हिमांक जो है वो एक ऐसा ताप होता है जिसमें कोई वस्तु जो होता है वो ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में साम्य अवस्था में होता है। ठोस और द्रव दोनों के बीच में साम्य अवस्था स्थापित होने के लिए जिस ताप की आवश्यकता होती है वो जो ताप होता है वो उसका हिमांक कहलाता है। जैसे पानी ले लेते हैं, पानी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है उसमें पिघलता भी है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही वो जमता भी है। पानी को अगर हम लोग उसके तापमान को हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड करें तो वो बर्फ़ के रूप में बनना चालू हो जाता है, और अगर हम लोग बर्फ़ जो है उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे करें तो वो पिघलना भी चालू हो जाता है, वो द्रव अवस्था में आना भी चालू हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा हिमांक क्या होता है वो बताया है, लेकिन हम यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं इस लेसन में वो वाष्प दाब के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो वाष्प दाब के आधार पर हिमांक का क्या परिभाषा होगा? तो वाष्प दाब के आधार पर हम कह सकते हैं कि हिमांक जो होता है किसी विलयन का वह न्यूनतम ताप होता है जिस ताप पर उसके ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब समान हो जाता है। एक ऐसा तापमान, एक ऐसा न्यूनतम तापमान जिस ताप पर विलयन के ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब समान होता है वो उसका हिमांक कहलाता है। तो अब हम करेंगे हिमांक में अवनमन। अवनमन यानी कमी। तो जैसे कि पिछले क्लास में हमने बताया था आप लोगों को कि जो शुद्ध विलायक जो होता है उस शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो हमेशा विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। विलायक जब शुद्ध होता है तो उसका वाष्प दाब ज़्यादा होता है विलयन के सापेक्ष। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम उस विलायक में विलेय पदार्थ मिला करके उसको विलयन के रूप में लाते हैं वैसे उसका वाष्प दाब जो होता है वो घट जाता है। तो जब हम इस शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाते हैं तो उससे बनने वाला जो विलयन होता है उस विलयन का वाष्प दाब क्या होता है? कमी आ जाता है। तो उस वाष्प दाब में कमी आने के कारण जैसे ही वाष्प दाब में कमी आता है वैसे ही वो जो विलयन होता है उसके हिमांक में भी कमी आ जाती है। विलयन के हिमांक जो होता है उस हिमांक में भी कमी आती है। तो हिमांक में आने वाली यही कमी जो है उसका हिमांक अवनमन कहलाता है। जब हम किसी शुद्ध विलायक जो होता है उस शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला देते हैं तो उससे बनने वाला जो विलयन होता है उस विलयन के वाष्प दाब में कमी आती है, और उस वाष्प दाब में कमी आने के कारण में उसका जो हिमांक जो होता है उस हिमांक में भी कमी आ जाती है। वही हिमांक में आने वाली जो कमी होती है वो हिमांक अवनमन कहलाता है। इसको हम लोग डेल टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो अब ये डेल टी एफ जो होता है वो उस कितने के बराबर में होता है वो हम गणना करने के लिए यहाँ पर हम लोग एक ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचेंगे जिस प्रकार से क्वथनांक उन्नयन में ग्राफ खींचे थे वाष्प दाब और ताप के बीच में, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम एक ग्राफ खींचते हैं। एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष हो गया। एक्स अक्ष से मैं ताप को दर्शा रहा हूँ, टी केल्विन है इसमें, और वाई अक्ष से मैं इसमें वाष्प दाब को दर्शा दे रहा हूँ। ये वाष्प दाब है डेल पी। चलिए देखिए, तो इसका जो ग्राफ हमको प्राप्त होता है वो ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होता है। ए बी सी डी ई, ये
ठोस विलायक, इधर द्रव विलायक, ये विलयन है, ये द्रव अवस्था में रहेगा, और इधर लाएंगे तो ये विलयन आएगा ठोस अवस्था में। चलिए देखिए, तो ये जो ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ से हम लोग 4 निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला निष्कर्ष इसका हम लोग निकाल सकते हैं कि विलायक का जो ग्राफ है वो विलयन के ग्राफ के ऊपर में है। विलायक का ग्राफ ऊपर है, विलयन का ग्राफ नीचे है। तो इससे समझ में आता है कि तापमान कितना भी रहे, कोई भी ताप रहे, चाहे कम ताप रहे या ज़्यादा ताप रहे, प्रत्येक ताप पर हमेशा विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। जैसे मान के चलिए तापमान थोड़ा यहाँ तक ले लेते हैं ताप, तो इस ताप पर अगर हम लोग विलयन जो लेते हैं इसमें, तो उसके हिसाब से यहाँ पे वाष्प दाब जो निकलेगा यहाँ से ये इतना निकलेगा। लेकिन जब हम वो विलायक वाले ग्राफ में चले जाएंगे, तो विलायक वाले ग्राफ में जाएंगे तो आगे निकल आएगा। उसी प्रकार से दूसरा, जैसे जैसे हम लोग ताप में वृद्धि करते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग ताप को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे चाहे विलयन हो या विलायक हो, दोनों का जो वाष्प दाब है वो भी बढ़ता है। ताप के साथ में क्या होता है, विलायक और विलयन, इन दोनों के वाष्प दाब में भी वृद्धि होती है। चलिए देखिए करके बताता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे मान के चलिए ताप इतना है, तो यहाँ पे हम लोग वाष्प दाब देख रहे हैं, तो ये इतने के बराबर आएगा। ताप को थोड़ा और बढ़ा दिए तो इसका वाष्प दाब जो है और बढ़ गया, और ताप बढ़ाओगे और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग ताप में वृद्धि करते हैं, वैसे वैसे विलायक और विलयन ये जो दोनों होते हैं, दोनों के वाष्प दाब में वृद्धि होती है। तीसरा देखिए, सी बिंदु को देखिए। सी बिंदु के उस पार विलायक द्रव अवस्था में और इस पार जो है वो ठोस अवस्था में है। अर्थात सी बिंदु पर विलायक जो है वो द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं पे है, न तो वो पूर्णतः ठोस है न तो पूर्णतः वो द्रव है। तो इस समय इसका जो वाष्प दाब होगा, वो वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था का भी वाष्प दाब होगा और द्रव अवस्था के बीच का भी वो वाष्प दाब होगा। तो जिस समय में ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब समान होता है, उस समय जो तापमान होता है, बताया था मैं आप लोगों को, तो वो जो तापमान होता है वही उसका हिमांक कहलाता है। तो इस प्रकार से सी का हम लोग ताप निकाले हैं, टीएफ। तो ये टीएफ जो होगा ये हिमांक को दर्शाएगा विलायक के। टीएफ जो है वो विलायक जो होता है उस विलायक का हिमांक को प्रदर्शित करेगा। सेम उसी प्रकार से बिंदु बी पर हम देखते हैं, तो बिंदु बी के उस पार विलयन द्रव अवस्था में है, इस पार जो है वो ठोस अवस्था में है। अर्थात बी का जो तापमान निकालेंगे यहाँ पे, इसको T0F करना था मुझे, क्योंकि विलायक होता है वो शुद्ध अवस्था में होता है, तो शुद्ध वाले को हम लोग नॉट से दर्शाते हैं इसको, तो ये T0F दर्शाना था मुझे, और ये जो है वो TF हो जाएगा। तो यहाँ पे TF जो है वो विलयन जो है वो विलयन का हिमांक को दर्शाएगा, क्योंकि ये जो TF जो तापमान है, अर्थात बिंदु बी पर जो है वो विलयन जो है वो ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं पर उसका वाष्प दाब बिल्कुल बराबर होगा, इतने के बराबर होगा। ये यहाँ से यहाँ तक का जो वाष्प दाब है वो विलयन के ठोस अवस्था के लिए भी और द्रव अवस्था के लिए भी क्या है, इसमें ये दोनों के लिए वो समान होगा। तो जिस समय में ठोस द्रव दोनों अवस्था में वाष्प दाब समान है, तो उस समय जो तापमान होगा वो हिमांक कहलाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे सी बिंदु का तापमान T0F जो है वो विलायक का हिमांक है, और बी बिंदु का जो तापमान है इसमें TF जो है वो विलयन का हिमांक है। तो साफ साफ दिख रहा है कि विलायक का हिमांक ज़्यादा है, विलयन का हिमांक जो है वो कम है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सीधी सी बात है कि विलयन का जो हिमांक होता है उसमें कमी आती है, तो जो कमी आएगी वही हिमांक अवनमन कहलाएगा, जिसको मैं भी बताया था आपको डेल TF बोलते हैं। तो इस प्रकार से हिमांक अवनमन डेल TF का जो मान होगा वो T0F माइनस TF के इक्वल होगा। तो इस हिसाब से ये हमने देखा, ये डेल TF का जो मान होता है, हिमांक अवनमन होता है, उसका मान कितने के बराबर होता है। तो इसका गणना कैसे किया जाता है, तो उस गणना करने के लिए चलिए देखते हैं आगे थोड़ा सा। तो किसी भी विलयन जो होता है, उस विलयन का जो हिमांक अवनमन होता है डेल TF जो होता है वो उसके मोललता का समानुपाती होता है। प्रत्येक विलयन का
जो हिमांक अवनमन होता है वो हिमांक अवनमन उसके मोललता का समानुपाती होता है। इस हिसाब से डेल टी एफ समानुपाती m हो गया, या डेल टी एफ इक्वल टू हो गया ये के एफ इंटू एम, जहाँ पे के एफ जो है वो एक स्थिरांक है जिसे हम लोग मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं m को 1 मान लेता हूँ, यदि m इक्वल टू 1 मोललता को इकाई मान लेता हूँ, तो ऐसी स्थिति में डेल टी एफ का जो मान होगा वो के एफ के इक्वल हो जाएगा। अर्थात यहाँ परिभाषित मैं कर सकता हूँ कि मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक उस हिमांक अवनमन के बराबर में होता है जिसमें विलयन की मोललता इकाई होती है। मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक उस हिमांक अवनमन के बराबर होता है जिसमें विलयन की मोललता जो है वो इकाई होती है। लेकिन यहाँ पे m बराबर आप जानते हो विलयन की मोललता, m का जो मान होता है वो WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA के इक्वल होता है। ये मैंने आप लोगों को मोललता वाली क्लास में सबसे पहला क्लास में आप लोगों को बताया था। तो ये मान को यहाँ अगर रख दिया जाए तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डेल टी एफ इक्वल टू हो जाएगा ये के एफ इंटू एम के प्लेस में हो गया डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई हो गया ये एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो एकांतर अनुपात करूँगा इसमें, तो इस हिसाब से एम बी का मान निकल जाएगा, ये हो जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई में हो गया ये डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। तो ये जो सूत्र होता है, इस सूत्र की सहायता से हम लोग विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना कर लेते हैं। तो ये विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान और जो मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है उनके बीच में ये ये संबंध को प्रदर्शित करता है। तो चूंकि ये आणविक द्रव्यमान है तो इसका जानते हो आप लोग यूनिट जो होता है एटी है ना भाई, इसमें एटॉमिक मास यूनिट AMU, ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 4 जो अणुसंख्यक गुण होता है, पहले आप लोगों को बताया था क्वथनांक उन्नयन बताया था मैंने आप लोगों को, उसके बाद में परासरण दाब बताया था, उसके बाद में मैंने ये आप लोगों को बताया ये हिमांक अवनमन बताया है। तो इस प्रकार से, और एक था वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो ये चारों जो अणुसंख्यक गुण होते हैं उसकी हमने यहाँ पे चर्चा किया। आगे इस लेसन का फिर जो बाकी भाग है उसको सेकंड वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।